इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ, टूट के बाहर चला गया। टूट के बाहर जाना जनरेट होना थोड़ी होता है, टूट के बाहर जाना जनरेट करना नहीं होता है। टूट के बाहर जाना तो ये हो गया कोई जेब में रखी चीज़ थी बाहर आ गई। जैसे हमने जेब में 10 का सिक्का रखा था, अब हम ऐसे हाथ खड़े हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे कहा इसके पास कुछ नहीं, हमने जेब में हाथ डाला, आपको 10 की नोट दिखा दी, तो मैंने 10 की नोट जनरेट नहीं की। ये 10 की नोट आउट ऑफ नथिंग से नहीं आया है कि ऐसे हवा में किया आपको 10 की नोट दिखा दी। ये 10 की नोट छुपी हुई थी जेब के अंदर, मैंने बस उसको निकाल के अपना कार्य किया और वो निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है ना। तो ऐसे आप सोचो कि अगर आपके गैस चैम्बर के अंदर बहुत सारे एटम हैं, टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल छिटक के बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चला गया, अरे देखो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जहां था, जो काम कर रहा था, वो छोड़ के वो अब आपके पास सामने दिख रहा है, घूमने वाला काम नहीं कर रहा है। ऐसा है, ये होता है, इसको चार्ज जनरेशन नहीं करते। चार्ज जनरेशन ऐसा होता है कि जब इस समय यहाँ पर दुनिया में कहीं नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन अचानक से आ जाए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, दैट इज चार्ज जनरेशन। मतलब ऐसा हो कि मैंने ये कहा ये देखो, और बस आपके हाथ में देखते देखते मेरे हाथ से ऐसे 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 करते हुआ 10 की नोट बन गई। तो ये ऐसा हुआ कि वो क्रिएट हो गई एक तरह से। ऐसा नहीं कि वो मेरी स्किन से क्रिएट हुई, मेरे ब्लड से क्रिएट हुई, वो क्रिएट हुई आउट ऑफ नथिंग। तो ये तो चार्ज कंजर्वेशन क्या, ये तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का भी उल्लंघन है, क्योंकि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास क्रिएट हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा होगा, कई तरह की एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी। तो आपको बच्चों याद रखना है, चार्ज कंजर्वेशन इज नॉट एन वेरी ऑर्डिनरी लॉ, बहुत ही मामूली सा नियम नहीं है। अरे चार्ज कंजर्वेशन तो ये कहता नहीं, इसकी शर्तें हैं। हमने जब देखा, हमने कैसे इसको वेरीफाई किया, अरे वेरीफाई किया 1964 में एक मैसाचुसेट के थे आई थिंक प्रोफेसर, मतलब एक उस समय तो वहाँ के एज अ वर्किंग साइंटिस्ट ही थे, किंग करके नाम था, किंग करके कुछ उनका नाम था। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के गैस को भर दिया एक चैम्बर में और आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, कोई इंटरेक्शन नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ही कंट्रोल तरीके से, ये चूँकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज में कुछ डिफरेंस है, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज में डिफरेंस है और अगर उसमें कुछ अंतर है तो हम क्या करेंगे, हम इस चैम्बर में एक खास तरह से प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन को बिना आयनाइज किए बाहर निकालेंगे। और जब वो बाहर निकल रहे होंगे तो फिर हम देखेंगे कि इस पूरे चैम्बर के चार्ज में कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट था। मैं कुछ हल्का फुल्का सा मुझे उसका जो आइडिया है, चूँकि मतलब एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर फिजिक्स का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है और एक बहुत ही डीप स्टडी है हायर फिजिक्स की। तो खैर फिलहाल क्या हुआ, उन्होंने जब वो सारा प्रयोग किया तो उस प्रयोग के बाद अगर चार्जों में कंजर्वेशन ऐसा होता और ऐसा कुछ होता, अगर होता, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद उस चैम्बर पर बहुत सारा चार्ज आ जाता, क्रिएट हो जाता। अगर सच में चार्ज क्रिएट होने वाली घटना दुनिया में हो रही होती तो किंग के उस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारा चार्ज उस चैम्बर पे आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो नहीं होना इस बात का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि भाई चार्ज जो होते हैं वो जनरेट नहीं हो सकते, जितने होते उतने रहते, कंजर्व रहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने देखा, तो वही लिखा है कि ड्यू टू इंटरेक्शन total charge of the isolated system is always conserved. Conservation of charge has been established experimentally. जब उन्होंने कहा has been established experimentally, तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट से एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो किंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट से ये एस्टेब्लिश हुआ था कि यस चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। ये उसी से ही आपका एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाई एनी आइसोलेटेड सिस्टम थ्रू although the charge carrying particles may be created or destroyed in the process। ठीक है, वो कह रहे हैं हाँ ऐसा है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर का जो टोटल चार्ज है उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल है। अब क्रिएट डिस्ट्रॉय का यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर लिबरेट हुआ और फिर वो आइसोलेट होकर के मतलब वो फिर से वापस चला गया, तो उसको हम क्रिएशन नहीं कहेंगे। Sometime nature creates charged particle like a neutron turn into proton and electron. The proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charge is 0 before and after the creation। अब यहाँ पर प्रोफेसर
साहब जो हैं नार्लिकर जी, वो ये कह रहे हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हम देखते हैं जहां हमें कुछ पार्टिकल क्रिएट होते हुए दिखते हैं, बट असल में वो क्रिएट जो हो रहे हैं वो एक कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। जैसे आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था, E=mc²। अगर c जो एक कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हटा दें यहाँ पर, तो हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो जो कहता है एनर्जी और मास प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक फैक्ट है, इसको पाउली प्रोसेस कहते हैं। वुल्फगैंग पाउली जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास क्या होता है कि जैसे एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जैसे न्यूट्रॉन बाहर निकलता है न्यूक्लियस से तो अपने आप को बचा नहीं पाता, अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं पाता है, और तुरंत ही न्यूट्रॉन क्या होता है, टूट जाता है। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन बनता है प्लस चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया, प्रोटॉन बनता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन बनता है निगेटिव चार्ज का, और साथ ही साथ एक पार्टिकल और होता है जो बाहर निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो एक न्यूट्रॉन टूट करके एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में क्रिएट होता है, और एक पार्टिकल और क्रिएट होता है जो कि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के पास शुरू में कितना चार्ज था, 0 चार्ज था। तो प्रोटॉन ऐसा बना कि प्रोटॉन के पास जितने यूनिट, मान लो x यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के पास -x यूनिट का निगेटिव चार्ज हुआ, सो दैट +x -x 0 हो गया। तो रिएक्शन से पहले जो चार्ज था, रिएक्शन के बाद भी वही चार्ज रहा। इस तरह के हमने कुछ प्रयोग देखे, हमने इस तरह के प्रयोग होते हुए देखे, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया है। कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है, हमने इस पार्टिकल को खोजा है, हमने इस पार्टिकल खोजा जिसको उस समय बीटा डिके कहते थे। जो आप रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे, तो बीटा डिके एक प्रोसेस होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पार्टिकल निकलते हैं। तो वो जो बीटा डिके, माइनस बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लस बीटा डिके में पॉजिट्रॉन निकलता है। एक प्रयोग लोगों ने और देखा, उन्होंने देखा कि जब हम किसी हैवी न्यूक्लियस के बगल से, मान लो हमारे पास यहाँ वॉल है, कुछ हमने लेड का, कुछ बिस्मिथ का ऐसा कुछ यहाँ पर लेप लगा दिया है, और हमने इसमें से गामा रे गुजारी, गामा रे मतलब क्या होता है, गामा रे मतलब होता है फोटोन, मतलब लाइट गुजारी। लाइट के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो लाइट जब गुजरी, जब इससे गुजरते हुए गई हाई एनर्जी गामा रे मतलब बहुत हाई एनर्जी की रे जब गई, तो जैसे चैम्बर में गई उसमें 2 पार्टिकल बन गए, एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक पॉजिट्रॉन बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुरू में जो लाइट गई गामा फोटॉन, उसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो एक हैवी न्यूक्लियस के बगल से फोटॉन, वो जो गुजरा आपका फोटॉन, तो तुरंत ही एक पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर गया। क्यों? क्योंकि जो फोटॉन की एनर्जी थी वो मास में कन्वर्ट हो गई। लेकिन खास बात यहाँ पे आपने देखी कि जिस चार्ज का पॉजिट्रॉन बना, उसी चार्ज का इलेक्ट्रॉन बना। तो दिस इज़ अ पेयर प्रोडक्शन, इसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल लेते हैं और पॉजिट्रॉन को एज अ एंटी पार्टिकल लेते हैं। तो ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जनरेशन है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल का क्रिएशन है। यहाँ पर पार्टिकल एंटी पार्टिकल एक साथ क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का क्रिएशन हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वांटाइजेशन। ये भी बहुत बढ़िया सा इफेक्ट है जो हमने खोजा, हमने देखा, और जिसमें कि हम देखते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। जैसे देखो, अभी हाल ही में जैसे भंडारा हो रहा है, तो भंडारा हो रहा है, आपके पास एक भगोना भर के पूड़ी रखी है, उसके अंदर होंगे कुछ 250-300 पूड़ियाँ, ठीक है। जो पूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है, जो हलवाई है, वो तो इतने बड़े बड़े वो जो छन्नी होती है उससे उठा के एक बार में 15-15, 20-20 पूड़ी उस भगोने भर रहा है, भगोना 250 का हो गया। लेकिन जब आपने उन पूड़ियों को बांटने का बारी आई, तो आप ऐसा नहीं है कि भगोना किसी को पूरा दे देते हो। आप क्या करते हो, 2 निकालते हो, फिर इसको दिया, फिर 2 निकाला, इसको दिया। क्या कर दिया आपने? क्वांटाइजेशन कर दिया। आपने एक रूल सेट कर दिया कि हम एक बार में 2-2 पूड़ी ही सबको देंगे। उसके पीछे आपका कारण है कि भाई सबको आ जाए। लेकिन फिलहाल अगर उस भगोने के अंदर पूड़ियों को हम एक के ऊपर एक चिपकी हुई कंटिन्यूअस माने, वहाँ सारी पूड़ियों को जो समूह है कंटिन्यूअस माने,
तो दो दो पूर्णियों को निकाल करके बांटना एक डिस्क्रीट प्रोसेस हो गया, एक नियम के तहत होने वाला प्रोसेस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं, सामान्य भाषा में आप इसको समझ सकते हो। अब ये जहाँ लगे आप समझ जाओ। आपने कहा लाइट जा रही है, और लाइट के अंदर एनर्जी भी है, एनर्जी जो है वो हमेशा एच न्यू फॉर्म में होती है। तो आपने कहा कि इसमें एच न्यू के पैकेट बने हुए हैं, एनर्जी के पैकेट है। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही चार्ज के साथ भी कि भाई अगर किसी जगह पर, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे चार्ज है, हमने पता किया कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो हम कहेंगे कि ये क्यू चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अभी हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो किसी बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, ई हो सकता है। ई से टूट फूट हो नहीं सकती। आप ये नहीं सोचते कि हमारे पास 1.6/2.8 चार्ज है, 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास कितना होगा, 3 × 5 = 15, 0.53 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम खाली इतना कह सकते हैं कि हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 का के 3 चार्ज हैं, पूरी दे रहे हैं ना। तो आपने कहा है भैया हम किसी को तोड़ के पूरी नहीं देंगे और दो लो 3 लो। आपने कहा भैया हमारे घर में 5 लोग और बैठे हैं, तो कहा ठीक है 10 ले लो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा नहीं हमारे यहाँ 5 है, एक छोटा बच्चा है, तो कहा अच्छा ठीक है 5 लो, एक भैया इसके 4 टुकड़ा चौथाई दे दो। ऐसा तो नहीं करते हो ना, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमेशा हम पूरियाँ पूरी की पूरी देंगे, जिसको देंगे 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 10 मांगोगे 10 देंगे, 20 मांगोगे 20 देंगे, बट हम देंगे पूरी की पूरी ही। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, आपको जहाँ भी चार्ज मिलेगा ई ही जाएगा। अब वो ई कितने गुना हो सकता है, वो कोई इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 होगा, वो कोई हाफ या फ्रैक्शन या बटा 3 बटा 4 बटा 7 इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे भी हम एक तरह से, इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। जैसे आपने कहा 2 देंगे, हम 3 देंगे, 4 देंगे, आपने एक रूल बना दिया, उस हिसाब से आप दे रहे हो। आप तोड़ के नहीं दे रहे हो किसी चीज़ को, आधा चौथाई तिहाई इस तरह से नहीं दे रहे हो। तो वैसे चार्ज के साथ भी होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि experimentally it is established that all the free charges are integer multiple of the basic unit of charge denoted by E. Now experimentally एक फिजिसिस्ट रहे हैं मिलिकन रहे हैं। अब मिलिकन के साथ क्या था मसला, मिलिकन जो थे वो आइंस्टीन 1905 में आइंस्टीन ने थ्योरी अपनी प्रपोज की। उस थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत कुछ बताया उन्होंने। दुनिया ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हाँ तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, नहीं एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नहीं मैं आइंस्टीन को गलत साबित करके दिखाऊंगा। उनकी जिद हो गई, दिमाग में धुन लग गई कि मुझे आइंस्टीन को गलत साबित करना है। ठीक है, ऐसे एक मिलिकन थे। मिलिकन वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ आइंस्टीन इनिशियली, और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक तरह से डिनाई करने के लिए, उसके अंदर तोड़ खोजने के लिए, उसके अंदर कुछ कमी खोजने के लिए अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए। तो जो हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, असल में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसी प्रयास का एक रिजल्ट था, एक आउटकम था। तो उसके दौरान हालांकि मिलिकन ये तो नहीं कर पाए, आइंस्टीन को गलत तो नहीं साबित कर पाए, बल्कि उल्टा उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी में यूज होने वाले प्लांक कांस्टेंट एच को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ढूंढने का एक्सपेरिमेंट बता दिया। मतलब गए थे आइंस्टीन के उस इफेक्ट को गलत साबित करने के लिए, खोजने के लिए एक्सपेरिमेंटली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा क्या, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इतना अच्छा तरीका खोज लिया इस प्लांक कांस्टेंट को एक्यूरेटली नापने का। और प्लांक कांस्टेंट आइंस्टीन की थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तो जैसे उन्होंने इस एच को और एक्यूरेटली से मेजर करना शुरू कर दिया, वैसे एक तरह से उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी को और ज़्यादा एक्यूरेट बना दिया मैथमेटिकली। तो वो तो सपोर्ट करना शुरू हो गया वो उस काम। और लेकिन इसी दौरान उन्होंने और भी कई चीज़ें खोजी, जिसमें से एक चीज़ ये है चार्ज क्वांटाइजेशन। तो जो इसमें एक्सपेरिमेंट का जिक्र हो रहा है वो भी मिलिकन, और भी हुए हैं बट मिलिकन का वो भी था।
तो द चार्ज Q ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई Q इज इक्वल टू n टाइम E, जो ये लिखा है Q इज इक्वल टू n टाइम E, वेयर n इज एनी इंटीजर, जैसा कि मैंने बताया है। पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, प्रोटॉन है अगर वो, मतलब अब इसमें वही है कि इसकी वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी जो भी है, पर एक होल नंबर, एक नंबर इंटीजर मतलब एक 1 2 3 तक नंबर ही होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज, ठीक है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरी करता है वही चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरी करता है -1.6 ×10⁻19 कूलाम, प्रोटॉन होता है +1.6 ×10⁻19 कूलाम, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज taken to be negative, therefore charge on electron is written as -e and that on proton as +e. The fact that electric charge is always an integer multiple of e is termed as क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब यही है कि टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पे होगा वो हमेशा इस फंडामेंटल चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। इसी नियम को ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। ये केवल चार्ज के साथ क्वांटाइजेशन नहीं होता, आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एटॉमिक लेवल पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एटम के चारों तरफ एक तरह से जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं जो कि क्वांटाइज्ड होती हैं। हम स्पेस क्वांटाइजेशन में ओरिएंटेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम भी मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्वांटाइज्ड होता है। हम देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है जिसको स्पिन हम कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में +½ या -½ में क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो फोटॉन फार्मूले से अगर कहें तो वो एनर्जी पैकेट के रूप में क्वांटाइज्ड होती है। तो क्वांटाइजेशन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ना शुरू किए हैं इन केस ऑफ द चार्जेस, बट ये क्वांटाइजेशन अलग अलग क्षेत्रों में आता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल quantities are quantized. The quantization of charge was first suggested by the experiment law of electrolysis discovered by the English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. ठीक है, फैराडे साहब ने भी अपने प्रयोग में इसके बारे में हिंट दिया था, लेकिन उसको मूर्त रूप में मिलकर लेकर के आते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अ यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द कूलाम। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो यूज करते हैं उसमें हम कूलाम इसका यूनिट रखते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल C. अ कूलाम इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। अब खास बात यहाँ पे देखो, जब हमको कूलाम डिफाइन करना होता है तो जब कूलाम डिफाइन करते हैं तो हम सीधे तौर पर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी फॉर्मूले से उसको डिफाइन नहीं करते हैं। हम कूलाम डिफाइन करेंगे जब हम आगे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि जो चार्ज हैं तार में अगर रुके ना हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम ये मानेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, चार्ज हमारे रुके हुए हैं। आगे हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे चार्ज मूव करना शुरू कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए तो उनकी वजह से करंट होगी, और जो करंट होगी जितने समय में करंट फ्लो करेगी, जितने चार्ज फिर वहाँ पे फ्लो करेंगे, इन सब से हम कूलम की परिभाषा निकाल के लाएंगे। तो आगे आने वाले चैप्टर मेरे ख्याल से इसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से चार्ज को हम डिफाइन करते हैं। अभी हम कूलम की कोई डेफिनेशन यहाँ पर दे ही नहीं सकते, तो देंगे क्या। In terms of this definition, 1 coulomb is the charge following through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. तो जब वहाँ पर हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो कहेंगे कि अगर हम एक तार में से अगर 1 एम्पियर करंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन से 1 सेकंड में फ्लो कर रही है तो जितना चार्ज वहाँ से जा रहा होगा वो 1 कूलाम होगा। मतलब मान लो हमारे पास एक तार है, ये हमारे तार हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह से चले जा रहे हैं। यहाँ हमने एक चेक पॉइंट बना दिया, ये हमारा चेक पॉइंट है। हमने देखा कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए एक झटके में, अब 1 सेकंड में। तो उसके लिए हमने देखा कि हमने 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो कराई, 1 एम्पियर करंट फ्लो कराई 1 सेकंड के लिए कितने चार्ज जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है I बराबर dQ/dt। तो ठीक है, तो यहाँ पर d, या अगर हम इसको कहें Q बराबर I टाइम T, तो आपके पास ये क्या है यूनिट, मतलब कि ये ऐसा है कि यूनिट सेकेंड में
अगर 1 एम्पियर करंट कहीं से फ्लो कर रही है, इसका मतलब वहाँ पर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर गए। तो वही लिखा है यहाँ पर, कहाँ गया, इन टर्म ऑफ दिस डेफिनेशन 1 कूलाम इज द चार्ज फ्लोइंग, पार कर गया, फ्लोइंग थ्रू वायर इन 1 सेकेंड इफ द करेंट इज 1 एम्पियर। अच्छा, in this system the value of basic unit is, अब इस हिसाब से जब इसकी वैल्यू निकाली गई एक्यूरेसी के पास, तो 1.6029192 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, ये इसकी दशमलव के 6 स्थान तक सही वैल्यू है। Thus there are about 6 इंटू 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ -1 कूलाम। तो अब कैसे निकाला, अगर आपने कहा 1 कूलाम बराबर कितने अमाउंट ऑफ, कितने चार्ज हैं, n इंटू 1.6029192 इंटू 10 टू पावर -19, ये है, तो ये कूलाम है, तो ये कूलाम कट गया, n बराबर क्या है 1/1.6029192 इंटू 10 टू पावर -19। अब चूँकि यूनिट कट चुकी है तो ये तो नंबर लेना है, इसको जब सब गुणा भाग करोगे तो यहाँ पर आएगा 6 इंटू 10 टू पावर 18, तो यानी कि 1 कूलाम में, 1 कूलाम कहीं पर चार्ज अगर इकट्ठा होना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये कितना होते हैं, तो ये कितने होते हैं, ये अगर हम कहें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, तो 10 टू पावर 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 जीरो लगे, यहाँ 18 जीरो हैं। अरब, फिर खरब, फिर क्या, खरब, अरब, सरब, पता नहीं क्या क्या, बहुत 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 सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको लगेंगे। तो ये इसका मतलब बच्चों ये समझ में आता है कि जो कूलाम हम कहते हैं, अरे 1 कूलाम, तो 1 कूलाम इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। 2, 4, 10, 50, 1000, लाख इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करो जो 1 कूलाम बना देंगे। 1 कूलाम मतलब होगा 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, तब जा करके 1 कूलाम चार्ज बनेगा। तो कूलाम इज़ अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज। सो इसका मतलब है समान रूप से हमें 1 कूलाम चार्ज तो कहीं नहीं पाए, मतलब जनरली तो नहीं पाएंगे, और वैसे ही 1 एम्पियर करंट भी बहुत बड़ी करंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -1 कूलाम में आपको 6 गुणे 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस वी आर यूजिंग अ स्मॉलर यूनिट। हम उसकी एक छोटी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, लाइक द माइक्रो कूलाम, मतलब उसका एक बटा लाखवां हिस्सा, या मिली कूलाम 1/1000वां हिस्सा, या पीको कूलाम या नैनो कूलाम 1/अरबवां हिस्सा। इस तरह से हम छोटे छोटे वैल्यू यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने कैपेसिटर बनाया, एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि 10 माइक्रो कूलम चार्ज इकट्ठा कर पाता है। तो आपने कहा इतना कम चार्ज क्यों, भाई इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, ये पर्याप्त है। आम कैपेसिटर के लिए इतना कूलाम का चार्ज इकट्ठा करना आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। If the proton and electron are the only basic charges in the universe, all the observed charge have to be integral multiple of electron. Thus, if a body contain n1 electron, n2 proton, the total amount of charge on the body is this. मान लो अगर हमने कहा जैसे हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो प्रोटॉनों की संख्या है n1, क्या कहें, n1 कहें कि n2 कहें, हाँ, और प्रोटॉनों की संख्या है n2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, n2 का प्लस e और n1 का माइनस e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, प्रोटॉन का प्लस चार्ज, दोनों को जोड़ो, हो जाएगा n2e माइनस n1e। हमने जोड़ा ही था इसका माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा n2 माइनस n1e, है ना। तो ये हो गया। अब अगर n2 n1 बराबर है तो टोटल चार्ज होगा, ये टोटल चार्ज है Q टोटल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन है जिसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, तो उसका टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा।
So the charge on any body is always an integer multiple of E and can be increased or decreased also in the step of E. तो अगर आपने मान लो यहाँ पर एक कहीं से मान लो कोई आर्बिट्ररी एटम है, हमने इसके अंदर एक प्रोटॉन और बढ़ा दिया, या मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन बचे 3 बाहर चले गए, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई, N2 थी 10 माई से 7 गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए ना, 3 इलेक्ट्रॉन का +3e पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देखो जो चार्ज का बदलाव हो रहा है ये भी इंटीजर में ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि चार्ज 1.2 टाइम बॉडी पे आ गया, क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कोई वो थोड़ी है कि उसका हमने कुछ हिस्सा काट के बाहर भेज दिया, इलेक्ट्रॉन तो एक कलेक्टिव यूनिट है, या तो पूरी जाएगी या पूरी आएगी। The step size electron is however very small because at the microscopic level we deal with the charges of few microcoulomb. ठीक है, at this scale the fact that charge of a body can increase or decrease in the unit of E is not visible. In this respect, the grainy nature of charge is lost and it appears to be constant, continuous. कुल मिला के यहाँ ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में कि हम जब चार्ज लेते हैं इतने स्मॉल चार्ज होते हैं कि हम सच में ऐसे एक एक दो दो चार्ज का हिसाब नहीं लगा सकते हैं। हम जब दो दो तीन तीन चार्ज का हिसाब नहीं लगा सकते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम चार्जों के बारे में जो व्यवहार समझना चाह रहे हैं उसके लिए चार्जों को कंटिन्यूस तरीके से माने, कि वहाँ मान लें कि वहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं जिनके बीच में डिस्टेंस इतनी कम है कि हम उनको नहीं समझ सकते, तो हम उसे कंटिन्यूस बॉडी मान के चलते हैं। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाइन, अगर हमने कहा हमने इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हमने दूर दूर बनाए हैं क्योंकि हम देख सकते हैं, तो सारे पॉइंट दूर दूर हैं। लेकिन सोचो ये सारे पॉइंट आपस में मिलना शुरू हो जाए, ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट इधर जाएं, ये पॉइंट इधर जाएं, ये पॉइंट इधर जाएं और ये पॉइंट इधर जाए और ये वाले पॉइंट इधर आएँ, तो जब ये सारे पॉइंट एक दूसरे की तरफ आएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, तो आपको एक छोटी सी लाइन दिखाई पड़ेगी। असल में ये जो लाइन है ये बहुत पास पास रखे हुए बहुत सारे चार्जों का, बहुत सारे पॉइंट का, एक लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है। लेकिन चूँकि असल में ये पॉइंट बहुत पास पास हैं इसीलिए हम उनके बीच की डिसकंटिन्यूटी नहीं देख पा रहे हैं और हमें लगता है कि ये सब एक कंटिन्यूस लाइन है। तो जो ये कंटिन्यूस लाइन दिख रही है असल में ये डिस्क्रीट यानी अलग अलग चार्जों का, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का एक समूह ही है जो आपको दिख रहा है। ऐसे ही हम कहीं बॉडी देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे चार्ज पाते हैं, ये सारे चार्ज अपने आप में क्वांटाइज्ड होते हैं, हर चार्ज का अपना अलग अस्तित्व होता है, लेकिन फिर भी इतने पास पास होते हैं, इतने गुथे हुए होते हैं कि हम उस पूरे सिस्टम को एज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम यूज करते हैं। तो आगे लिखा है, ठीक है, concept of point and line, a dotted line viewed from a distance appear continuous to, but it is not continuous in reality as many points are close to each other, normally given an impression of continuous line. Many small charges taken together appear as a continuous charge distribution. ठीक है, at the macroscopic level मतलब बड़े लेवल पर, at the macroscopic level one deals with the charges that are enormous compared to the magnitude of the charge, like इलेक्ट्रॉन। मतलब हम सामान्य जीवन में एक एक दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी पाते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉनों का समूह पाते हैं। से 1 माइक्रोकूलम क्या लिखा है, सिंस अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकूलम कंटेन समथिंग लाइक 10 to power 13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक माइक्रोकूलम के अंदर करीब 10 to power 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक माइक्रोकूलम बनाने के लिए। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्जेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट ऑफ ई इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग दैट चार्जेस कैन टेक कॉन्टिन्यूस वैल्यू। मतलब यहाँ पर ये मतलब ये जो लाइन है ये कहलाना चाह रही है कि आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि भले ही हमें दिख न रहे हों चार्ज कॉन्टिन्यूस हैं, डिस्क्रीट हैं, चार्ज n के मल्टीपल में ही जुड़ते हैं घटते हैं, हमें दिख न रहे हों, पर असल में वो होते ऐसे ही हैं। चूँकि चार्ज इतने छोटे होते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि उनके अंदर वो डिस्क्रीट हैं, वो कंटिन्यूस दिखते हैं। थोड़ा ऐसे सोचो, जैसे मैं कैसे कहूँ,
जैसे अगर आप टीवी को देखो तो टीवी जब आप देखते हो तो आपको लगता है टीवी पे हर चीज़ बहुत ही कॉन्टीन्यूअस तरीके से चल रही है, आपको टीवी पे हर चीज़ कॉन्टीन्यूअस तरीके से चल रही दिखती है, लेकिन असल में टीवी में बहुत सारे फ्रेम हैं, चेंज होते हैं। अच्छा चलिए हटाइए, आपने एक मूवी देखी तारे ज़मीन पर, या एक बुक देखा है, बहुत सारे शॉर्ट बनते हैं यूट्यूब जहाँ एक मोटी सी बुक होती है, बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें आपने कोई ड्राइंग बना रखी है। अब क्या होता है, कोई बंदा बहुत तेज़ी से वो सारे पन्ने आपके सामने ऐसे ऐसे अंगूठे से पलटता है, बहुत तेज़ी से पलटता है। तो जब पलट रहा होता है तो आपको उस पिक्चर बुक में क्या दिखाई पड़ता है, इतनी तेज़ी से पिक्चरें हमारी आंखों के सामने आती हैं कि हमें लगता है कॉन्टीन्यूअस तरीके से कुछ हो रहा है। अब सोचो, पहले पेज में एक छोटी सी बर्ड बनाई है जो बैठी है, फिर दूसरे पेज में थोड़ा उड़ती, फिर तीसरा उड़ती, ऐसे ऐसे करते उसने 1000 जो भी हो 100-500 पेज का एक पूरा पिक्चर बुक बना लिया। तो जो बहुत तेज़ी से वो हमारे सामने पलटेगा उन पेजेस को, तो हमें लगेगा कि चिड़िया उड़ती जा रही, उड़ती जा रही, उड़ती जा रही है। हमें कंटिन्यूटी, वो सारी फिनोमिना कंटिन्यूअस दिखाई पड़ेगा, चिड़िया का बैठे रहना और उड़ना कंटिन्यूअस दिखाई पड़ता है, और ऐसा लगता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जबकि हर पन्ने पे अलग अलग चिड़िया की पोजीशन बनी है। अगर आप एक पन्ना ऐसे से पलटोगे तो आपको चिड़िया उड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, वो एक स्पीड के साथ होने पे दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी दिखाई पड़ रही है, बट वो असल में डिस्क्रीट है, उसमें डिस्क्रीटनेस है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी समझा रहे हैं ये कि 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, कई करोड़ करोड़ इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद हैं, और आप करें उसमें से 10 ही बाहर जाएंगे, 5 ही अंदर आएंगे। तो इतना छोटा अमाउंट होता है कि हम इस डिस्क्रीटनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequences and can be ignored. ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको जब नहीं देख रहे हैं तो हम नहीं इसको बार बार जिक्र करेंगे। However, at the microscopic level, where the charges involved are the order of a few tens of hundred of electrons, they can be counted. जैसे अगर एक टेक्नोलॉजी है, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है, अभी पिछले 5-10 सालों में हुई है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। तो जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टर्म यूज होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कुछ 100, कुछ 1000, कुछ लाख इलेक्ट्रॉनों से ही सारा खेल होता है। उन्हीं कुछ 1000, कुछ लाख, कुछ इलेक्ट्रॉनों की वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्ट्रेंथ होती है, वो माइक्रो लेवल पर सिग्नल और मैनिपुलेशन कर लेता है। तो बड़े लेवल पर हमने कितने कूलाम खर्च कर दिए इस इस हेडिंग को लिखने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो इस पर कैल्शियम कार्बोनेट के भी तो चार्ज चिपक रहे होंगे, वहाँ पर भी तो सब कुछ हो रहा होगा, घिस रहे हैं, इस तरह से मिटा रहे हैं, तो वो सब तो हो रहा होगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर से डिवाइस पे आप करोगे जहाँ कुछ 1000 इलेक्ट्रॉनों का ही खेल है, उसमें से 100 निकल गए या 100 आ गए, तो लंबा खेल बिगड़ जाएगा। तो माइक्रो लेवल पर इसका इम्पॉर्टेंट है। However, at the microscopic level, where the charges involved are of the order of few tens or 100, they can be counted. Now that will be counted. They appear in discrete lumps, and quantization of charge cannot be ignored. It is the magnitude of scale involved that is very important. So what you find now, this is the last statement. आप क्या पाते हो? आप पाते हो कि हमें चार्ज क्वांटाइजेशन घटना काउंट करनी है नहीं करनी, ये इस बात पर निर्धारित होता है बच्चों, इस बात पर निर्धारित होता है कि आप किस लेवल पर फिनोमेना देख रहे हो। अगर आप माइक्रो लेवल पर देख रहे हो तो वहाँ चार्जों की संख्या कम है, चार्ज कम संख्या में ही अपनी घटना कर रहे हैं, तो वहाँ पर चार्ज क्वांटाइजेशन के दौरान कितने चार्ज आए गए, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, then probably you can ignore this minute change in the charges. Okay, so in the next topic we will discuss the Coulomb law. कूलाम लॉ के बारे में बात करेंगे, और कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं उनके बारे में, उनको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।